हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स जो थे वो रिलेटेड थे हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होता है उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स थे, जिनको हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया था। लगभग हमारे पास कितने टाइप के थे ये, आपके 3 से 4 टाइप के हमारे पास क्या थे, ये न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपने देखना है। जितने टाइप्स के इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, अब आज जो है वो क्या है, कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देखो, हम ये नहीं कह सकते कि छोटी छोटी टर्म्स नहीं आती है। ये बाय डेफिनेशन आपके 3 मार्क्स में 3 डेफिनेशन दे देगा या 2 मार्क्स में 2 डेफिनेशन दे देगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? द एनर्जी जनरेट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी को भी हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी जनरेट होगी उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है जब किसी तार के सिरों को अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और इसी मूवमेंट्स को हम उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सीधी बात है, जब तक हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वायर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें तो आपके पास फ्लोइंग कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि बैटरी के से सिरों से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा कि सपोज हमारे पास करंट जो है वो आई एम्पियर है सर्किट पे और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये ऐसे भी लगता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या आवेश जो होता है वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। इसके बाद हम कहें तो यहाँ पर हमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देखनी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम ये छोटे छोटे टाइप से जाएंगे। अब हमें एनर्जी और चार्ज के बीच में रिलेशन देखना है। तो सिंपली हम देखो, मैं इसको आपको ना बेसिकली ऐसे भी दिखा देती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा, IT के इक्वल होगा। बट हमें तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी क्या है, वर्क है। तो आपको ध्यान होगा जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था V इक्वल होता है W/Q। किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी हम वर्क करते हैं वही हमारा पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से देखूँ तो वर्क किसके बराबर आएगा, देन V इंटू Q के। और अभी आपने देखा कि जो Q है, Q किसके इक्वल है, IT के। तो फाइनली हमारे पास DT ले लेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क निकालेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क आ जाएगा, W भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, W भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर से जो वर्क आएगा, तो देखो वर्क के हम 2-3 फॉर्मूले यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर हम वर्क को 2-3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि W किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास, अभी Q इंटू V के। एंड देन W इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या होती है, IT इंटू V, सॉरी IT इंटू V। तो एक फॉर्मूला तो W का क्या आ गया, VIT। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आपको और वर्क ही क्या होती है, एनर्जी, यानी कि U का एक फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ गया, VIT। ये तब आप अप्लाई कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में जब आपको पोटेंशियल गिवन हो और करंट गिवन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V किसके इक्वल होता है, IR के। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू IR इंटू में चल रहा है IT। तो U की यहाँ से एक वैल्यू ये भी आ जाएगी, I² RT। तो ये तब आपके पास लगेगी जब
हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास हमें रेजिस्टेंस गिवन होगा तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और एक और कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब अगर मैं क्या करूं कि इस v को एज इट इज रहने दूँ, i को चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू देखूँ तो i की वैल्यू आ रही है v अपॉन आर, तो आपने पढ़ा है v इंटू आई इंटू टी, तो u की वैल्यू आ जाएगी v एज इट इज रहने दिया, i की जगह आ जाएगा v अपॉन आर इंटू में t। तो u का एक फॉर्मूला और आप अप्लाई कर सकते हो, v स्क्वायर t ओवर r। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन में। तो ये तब आप लगाएंगे जब जब आपको जिस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, बट अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आपने ये तीनों के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर आखिर में है क्या। तो इलेक्ट्रिक पावर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, या वर्क के टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आप वर्क करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ पर एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। हम यहाँ पर वो टाइम देखेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी अदर एनर्जी में, तो वही हमारे पास क्या होती है, प्रोसेस इलेक्ट्रिक पावर होती है। बट अगर हम यहाँ पर देखें कोई बाई मैथमेटिकल देखें तो मैथमेटिकल मैंने अभी बताया ना आपको कि मैथमेटिकल हम क्या कर सकते हैं, आपके पास मैथमेटिकली P इक्वल्स टू होता है W अपॉन टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम जितना भी वर्क करते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि जो वर्क है, ठीक है, जो वर्क है वर्क का फॉर्मूला होता है VIT। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क की जगह VIT पुट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप जितना भी वर्क करोगे वो पावर है, और वर्क आपने अभी पढ़ा था वर्क होता है VIT अपॉन में T। तो T से T कैंसिल हो गया, P का एक फॉर्मूला तो आ गया VI। फिर वही सेम कंडीशन, V को हम रिप्लेस कर सकते हैं IR से और I को रिप्लेस कर सकते हैं V अपॉन R से। तो यहाँ से भी P के 2 फॉर्मूले और बनेंगे। जब हम V को IR लिखेंगे तो ये हो जाएगा IR और ये हो गया I, देन P की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर R, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। और अगर मैं V की वैल्यू ना रखकर I की वैल्यू रखूं तो उस कंडीशन में PV, I की वैल्यू हो गई V अपॉन R, तो देन P की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर ओवर R। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास पावर के भी 3 फॉर्मूले आ गए। जैसे वर्क के 3 फॉर्मूले थे ना, ऐसे ही आप पावर के, जब आपको न्यूमेरिकल में पोटेंशियल और करंट दिया रहेगा तो पावर ऐसे निकालोगे, जब करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा पावर ऐसे निकालोगे, और जब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया होगा तब पावर ऐसे निकालेंगे। अब इसमें ना जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो जो P होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं देखूं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में पावर भी बढ़ेगी,
ठीक हो गया। अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो पावर भी क्या होगी, शक्ति बढ़ेगी, लेकिन प्रतिरोध को बढ़ाने पर शक्ति क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेंगे, ये आपका मैंने बॉक्स में फिल किया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जितना आपको एग्जाम में लिखना होता है उतना इनफ है। यहाँ पर आपको कहीं से नोट्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर वे में रोज का एक लेक्चर कंप्लीट करिए, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, तो यहाँ पर हमसे कहता है कि 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट जो होती है इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, विच इज जिसमें डिसिपेटेड इन 1 आवर इन अ सर्किट व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट इज 1 किलोवाट। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि 1 किलो, हाउ मैनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अभी तक हमने कितनी डेफिनेशन कर ली, 3। वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके बाद हमने कौन सी करी, सेकंड डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर, थर्ड कर लिया किलोवाट घंटा। अब फोर्थ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, यहाँ से हमारे थर्ड चैप्टर की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर डाल भी देती हूँ उसको यूनिट सेकंड करके। यहाँ पर हम ईएमएफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर के। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल इन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेंटेन अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक सेल जो है एक सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जो कंटिन्यूसली चार्ज को फ्लो होने के लिए सर्किट में मेंटेन करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है कंटिन्यूसली चार्जिंग के लिए। यानी कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पर आता है कन्वर्टिंग, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे चार्ज का फ्लो कंटिन्यूसली आपका सर्किट में बना रहे। इसके बाद हमारे पास है ईएमएफ ऑफ सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक प्रूफ है, पूरे चैप्टर में एक ही प्रूफ है, VIR के बीच में रिलेशन, तो वहीं से हम यहाँ पर देखेंगे इसे। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, द work done by the cell in forcing unit positive charge to flow in the whole circuit is called EMF। मतलब एक यूनिट चार्ज को या एक एकांक आवेश को पूरे सर्किट में आपने फ्लो कराना है, तो पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए आप जितना भी वर्क करोगे, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये Q चार्ज का एक पार्टिकल है मेरे पास, सपोज ये पूरा सर्किट है, तो इस पूरे सर्किट में इसको मैं फ्लो कराने के लिए जितना भी वर्क करूंगी वही वर्क मेरा क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही सेम डेफिनेशन निकल जाएगी, E इक्वल में W/Q। तो बस अंतर इतना रखना है, ईएमएफ ऑफ सेल की बात करूँ तो ये क्लोज सर्किट पे हम यूज करते हैं, E ओपन सर्किट पे यूज करते हैं, एंड V क्लोज सर्किट पे। तो E इक्वल हो गया W/Q। ठीक है, बट अब वही सेम फॉर्मूला है V वाला। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की होती है जूल और चार्ज की क्या हो गई, कूलाम, तो जूल पर कूलाम। ओके, एंड डायमेंशन वर्क की क्या होती है, MLT-2, और जिससे डायमेंशन इसको ये भी नहीं निकालनी आ रही है, तो यहाँ से देख लेंगे, वर्क की पहले निकाल लेते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स की तो सभी को बेसिकली याद रहती है, MLT-2, और ये हो गया L। तो वर्क की फाइनली आपके पास होती है ML²T-2। तो हमारे पास है E बराबर W/Q। तो यहाँ से E बराबर W की हो गई ML²T-2, और Q बराबर क्या होता है, IT, I की हो गई एम्पियर, T की हो गई टाइम, तो ये हो गया 80। तो फाइनली E की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M
एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्योंकि ये टी माइनस टू है, ये अप में जाकर माइनस वन हो जाएगा, टोटल माइनस थ्री हो गई, ये अप में जाकर माइनस वन हो जाएगा, ए माइनस वन हो गया। तो फाइनली ई की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारी 5 to 6 आपकी टर्म कंप्लीट होती है। पहली हमारे पास क्या थी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, Q बराबर आई टी। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, V इक्वस टू वी, P इक्वस टू वी आई एंड P इक्वस टू आई स्क्वायर आर। इसके अलावा किलोवाट आर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होंगे। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल क्या होगा। इलेक्ट्रिक सेल हमने देखा कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल ई इक्वल टू होता है W/Q। एक यूनिट चार्ज को कंप्लीटली सर्किट पे फ्लो कराने के लिए आप जितना भी वर्क करेंगे वो वर्क ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पांचों की 5 टर्म अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स को भी क्लियर करना ज़रूरी है, तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो पहली बार चैनल में आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।